हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें लेवल 6 और लेवल 5 का सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज के क्लास में 10 मई 2022 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे लेवल 5 का, ठीक है। और आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा, कविता ने 4,000 की एक धनराशि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा की। 2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो रेट यहाँ पर है 6.25%। तो 2 वर्ष में कितना रेट बन जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो ये होगा 12.5%, ठीक है। तो यहाँ दशमलव में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। वो हो जाएगा कितना, 1/8। 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, ठीक है। तो मिश्रधन पूछ रहा है तो 8 पर 1 का ब्याज मिलेगा, तो मिश्रधन कितना बन जाएगा, 9/8। तो मूलधन है हमारे पास 4,000। तो 4,000 का ये जो आया है 9/8, इतना हम लोग निकाल देंगे। तो 8 से इसको कटाएंगे 5 बार में, ठीक है। 500, 500 गुना 9 करेंगे तो ये आएगा कितना, 4500। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। राम और दीप्ति में से प्रत्येक ने 8,000 की राशि 30% वार्षिक के चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित की। राम के लिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। 2 वर्ष की अवधि के अंत में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितनी अधिक राशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो देखिए, राम का जो ब्याज है वो वार्षिक कैलकुलेट किया जाता है। तो रेट यहाँ पर है पर ईयर कितना, 30%, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, तो 2 वर्ष में कितना बनेगा, 30 का 2 साइकिल होगा, ठीक है। तो इसका जो इफेक्टिव परसेंटेज रेट होगा वो कितना होगा, इसको कैसे करेंगे, 30 + 30 + 30 गुना 30/100 करके निकालेंगे इसको। इतना परसेंट इसको ब्याज मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, 0 से काट देते हैं, इधर 9 हुआ, इधर 60, 60 9 69%, ठीक है। ये किसका है, ये राम का है। अब हम लोग यहाँ पर दीप्ति का निकालते हैं। देखिए, दीप्ति का यहाँ पर 8 मासिक कैलकुलेट होता है, तो 2 वर्ष में टोटल 8 मासिक कितना अवधि होगा, 8 महीना का यहाँ पर 3 अवधि होगा, ठीक है। और देखिए, एक साल में 30% मिल रहा है, यानी कि 12 महीना में यहाँ पर 30% ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पर 8 मासिक कैलकुलेट हो रहा है, तो 8 महीना में कितना मिलेगा, देखिए 12 महीना में 30%, तो एक महीना में 2.5% यहाँ पर हो रहा है, तो 8 का भी 2.5 करेंगे, ये हो जाएगा 20%। यानी एक 8 मासिक अवधि में उसको 20% का ब्याज मिलेगा। तो टोटल 3 अवधि है, तो 3 बार ये 20-20% का इफेक्टिव यहाँ पर निकलेगा सक्सेसिव रेट, ठीक है। तो 20% का जो 3 साल का सक्सेसिव होता है वो कितना होता है, 72.8%, ठीक है। पहले कोई क्लास में एक चार्ट दिए थे, उसमें सारा परसेंटेज रेट दिया हुआ था। तो यहाँ पर यही डिफरेंस पूछ रहा है कि कितना यहाँ पर अधिक मिला है। तो देखिए, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 3.8%, ठीक है। इसमें जब ये माइनस करेंगे तो 3.8% आएगा। रुपया में पूछ रहा है, मूलधन कितना है टोटल, 8,000। तो यहाँ पर 8,000 का 3.8% हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो 0 से काट देते हैं दोनों, 38 गुना 8 करना है, ठीक है। तो 0 के ये दशमलव के लिए ये 0 भी हटा देते हैं। 8 गुना 8 64, बचा 6, 8 या 24 6 30। तो 304 रुपया इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। रुचिरा को एक कार्य 22 दिन में पूरा करना था। हालांकि पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 भाग ही पूरा किया। रुचिरा को 11वें दिन से प्रतिदिन कितना कार्य करना होगा ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए। देखिए, टोटल काम 20 दिन में पूरा होता है और वो प्रत्येक दिन अभी 10 दिन तक कितना कार्य कर रहा है, 1/30। तो टोटल वर्क हम लोग यहाँ पर कितना मान सकते हैं, इसका और इसका गुणनफल, ठीक है। यहाँ जो 1/30 है, तो यहाँ पर 22 गुना 30, ये हो जाएगा 660 यूनिट। ये हो गया टोटल वर्क। अब देखिए, पहले 10 दिन के दौरान उन्होंने प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 हिस्सा ही पूरा किया है। तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, देखिए टोटल कार्य है 660। 660 का 1/30 भाग पूरा करता है एक दिन में। तो 10 दिन तक कार्य किया है, तो 10 इसको गुना करेंगे तो पता चल जाएगा कि 10 दिन में कितना काम हुआ है। तो इसको कटाते हैं, 3 से इसको कटाएंगे 220, ठीक है। यानी कि 220 काम ये 10 दिन का काम है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 दिन में 220 यूनिट काम हो चुका है। तो अब बचा कितना काम, इसमें माइनस करेंगे तो ये आएगा 440।
ठीक है। अब रुचिरा को 11वें दिन से प्रतिदिन कितना कार्य करना होगा ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए। देखिए टोटल 22 दिन लगता है जिसमें कि 10 दिन का काम हो चुका है, तो बचा कितना 12 दिन। तो अब जो प्रतिदिन काम होगा वो कितना होगा, 440 अभी बचा है, इसको 12 दिन जो शेष है उससे डिवाइड करेंगे। इतना काम अब प्रतिदिन उसको करना होगा। तो इसको फ्रैक्शन में पूछ रहा है, यानी कि कितना भाग पूछ रहा है। तो टोटल वर्क है कितना 660, और यहाँ पर एक दिन में इसको करना है 440/12 ये काम, और टोटल काम है 660, वो नीचे दे देंगे हम लोग। अब यहाँ पर निकल जाएगा 220 से 2 बार में कटेगा, यहाँ 3 बार में, 2 से इसको कटाएंगे 6 बार में, तो ये आ जाएगा कितना 1/6 18। तो 1/18 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल ये है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ये है, इसका मतलब ये एक स्क्वायर होगा, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं। 81x² को क्या लिख सकते हैं, 9x का होल स्क्वायर, प्लस 16 को लिखिए 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब चाहिए प्लस 2ab, यानी 2a कितना है 9x है, और b कितना है 4 है, तो 9 चौके 36 गुना 72x हो रहा है, यहाँ पर है, तो ये एक वर्ग बन जाएगा। ये क्षेत्रफल है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर करेंगे। तो मान लेते हैं वर्ग का भुजा ए है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x प्लस 4। ठीक है, तो ऑप्शन में इस तरह का नहीं है, ये है इसका सही आंसर, क्योंकि देखिए 2 2 कट जाएगा, बचेगा 9x, फिर 2 से जब 2 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 बनेगा, जो कि यहाँ भी है। ठीक है, यानी 9x प्लस 4 को ऊपर नीचे 2 से गुना करके यहाँ पर ऑप्शन में दिया है। आगे बढ़ते हैं। राम और रहीम के पास कुल 1210 रुपए हैं। यदि राम की धनराशि का 1/3 रहीम के धनराशि के 2/5 के बराबर है, तो रहीम के पास कितनी धनराशि है। तो यहाँ पर जो राम का हिस्सा है वो रहीम का हो जाएगा, और रहीम का जो हिस्सा है वो राम का हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं, ये राम है और रहीम है। ठीक है, तो देखिए राम का धनराशि कितना है 1/3, इसका धनराशि का 2/5, तो ये आ जाएगा राम में 2/5, और ये 1/3 आ जाएगा रहीम में। तो यहाँ से रेशियो फ्रैक्शन हटा लेते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 1 5, 6:5 आया है। कुल कितना हो रहा है जोड़ के, कुल हो रहा है 11 यूनिट, इसका वैल्यू है 1210 रुपया। तो देखिए 110 गुना है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, रहीम के पास, तो रहीम के पास कितना है 5 यूनिट, तो इसका वैल्यू निकालते हैं, 5 गुना 110 करके, ये आ जाएगा कितना 550। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को एक कुर्सी इतना में बेचकर 27% का लाभ होता है, कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 27% में बिका, इसका मतलब विक्रय कितना होगा, विक्रय मूल्य 127%। ठीक है, 100% कॉस्ट प्राइस और 27% का लाभ हुआ, तो 127% में बिका। जबकि रुपया में कितना बिका है, 2858.77, इतना रुपया में कुर्सी बिका है। तो ये हो गया 127% का वैल्यू। क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% का यहाँ से हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, तो इसको सबसे मेन बात इसमें है कटाना। देखिए 7 से 7 है, एक इकाई अंक जाएगा, ऑप्शन में तो 2 ऑप्शन में 1 है, तो यहाँ पर करना ही होगा। देखिए इसको कटाएंगे तो ये 22.5 एक बार में ये कट जाएगा। ठीक है, और इसको जब इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2251 रुपया। ऑप्शन नंबर सी, इसको भाग करके कटा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन तीनों का HCF x है, तो x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन तीनों का HCF निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग नंबर लिख लेते हैं, 1683, दूसरा है 2244, और तीसरा है 5049। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस लेंगे, कितना आ रहा है, देखिए इसको घटाएंगे, इसमें यहाँ 1 आएगा, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पर बचा 1, 11 में से 6 घटा 5, 561 हो रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये जो अंतर आया है 561, इससे तीनों नंबर डिविजिबल है, अगर है तो यही HCF होगा, अगर नहीं होगा तो इसको और तोड़ेंगे। तो देखिए 5 से ये कट जाएगा 3 बार में, इकाई अंक मिला है 3, यहाँ से 4 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 5 भी 2024। ठीक है, और ये भी 9 बार में कट जाएगा, इकाई अंक 9 है, तो ये तीनों नंबर को काट रहा है, तो इसका मतलब यही इसका HCF होगा। तो इसका अंकों का योगफल पूछ रहा है, तो 5 है, 5 6 11, 11 1 12, 12 इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों नंबर को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल बराबर होता है। के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं कि इनका जो अंतर है तीनों नंबर का, ठीक है, उसका HCF निकालते हैं, वही आंसर होता है। तो यहाँ पर हम लोग नंबर लिख लेते हैं, पहले 2996,
और कितना है 4752, उसके बाद है 7825। तो यहाँ पर डिफरेंस लीजिए इसका कितना आ रहा है, 12 में से 6 घटा 6, यहाँ पर बचा 4, 14 में से 9 घटा 5, यहाँ पर 6 बचा, 16 में से 9 घटा 7, यहाँ पर 1, 1756 हुआ। फिर इसका अंतर लीजिए कितना आ रहा है, 5 में से 2 घटा 3, यहाँ पर बचा, यहाँ पर 2 है, 12 में से 5 घटा 7, यहाँ पर बचा 7, 7 में 7 घटा 0 और यहाँ पर 3। ठीक है, अब इसका अंतर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 15 में से 6 घटा 9, यहाँ बचा 1, 11 में से 9 घटा 2, यहाँ पर है 7, 17 में से 9 घटा 8 और यहाँ बचा 6, 6 में से 2 घटा 4, यानी 4829। अब इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग वही इसका अंतर लेंगे फिर से। तो 13 में से 6 घटा 7, यहाँ पर बचा 6, 6 में से 5 घटा 1, यहाँ पर 10 में से 7 घटा 3 और यहाँ पर 1। ठीक है, तो 1317 हुआ। अब यहाँ पर इन तीनों नंबर का एचसीएफ हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 1317 आया, क्या इससे तीनों नंबर कट रहा है, देखिए ये से ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको और तोड़ेंगे, तो 7 1 8 3 11 1 12, 3 से कट रहा है तो 3 से इसको कटाते हैं, 3 1 का 3, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 नंबर 27, 3 गुना 439 आ रहा है। अब यहाँ 439 से चेक करेंगे क्या तीनों नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो देखिए 4 बार में इसको काट देगा। ठीक है, और ये 7 बार में काट देगा, और ये फिर इसको कितना बार में काट देगा, 4 है यहाँ 48 है। ठीक है, तो ये 11 बार में इसको काट देगा, यानी ये जो 439 है यही इसका एचसीएफ होगा। जब ये एचसीएफ है तो यही इसका आंसर होगा। तो आंसर ये नहीं पूछ रहा, पूछ क्या रहा है, के अंकों का गुणनफल, यानी इन तीनों को गुना करना है। 4 है यहाँ पर 3 है, उसके बाद 9 है, तो 4 या 12, 12 9 108 हो रहा है। तो 108 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है एक लड़का किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णतः 36 सेकंड में पार करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पर एक वर्ग बना लेते हैं समझने के लिए, और ये विकर्ण है इसका, इस दूरी को कवर करता है वो 36 सेकंड में, और इसका चाल कितना रहता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हम लोग इसका जो विकर्ण है निकाल सकते हैं। मान लेते हैं वर्ग का जो भुजा है ए है, तो ये कितना हो जाएगा √2a। तो यहाँ से √2a बराबर क्या हो जाएगा, चाल कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ समय सेकंड में दिया हुआ है। तो सेकंड में कितना है 36, ठीक है 36, तो इससे गुना करेंगे तो दूरी निकल जाएगा, ये दूरी डायगोनल। तो 18 से 2 बार में कटेगा, 5 गुना 10 होके 40 हुआ। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना होगा, देखिए 40 को इस तरह से तोड़िए, 20 गुना 2 में, और ये √2 इधर आएगा नीचे, √2 से 2 को काट देंगे √2 बार में, √2 का गुणनफल 2 होता है, इसलिए √2 इसको काटेगा √2 बार में। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना होगा 20√2। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, क्षेत्रफल होता है a², यानी भुजा का स्क्वायर करेंगे 20√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400, और √2 का स्क्वायर 2, 4 दूना 800, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित काम को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 3, 5, 8 है। एक साथ काम करते हुए वे इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल ए और बी एक साथ 12 दिन तक काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं, तो शेष काम अकेले सी द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, तो सवाल एकदम आसान है। तो टोटल वर्क यहाँ से हम लोग निकालते हैं, ये तीनों एक साथ काम करता है तो 15 दिन में काम पूरा होता है। तो तीनों का एफिशिएंसी कितना है 3, 3, 5, 8, 8, 8, 16, और दिन लग रहा है इसको 15, तो 16 गुना 15 ये हो जाएगा कितना 240, 240 यूनिट टोटल वर्क हुआ। अब आगे देखिए, कह रहा है यदि केवल ए और बी एक साथ 12 दिन तक काम करने के बाद काम छोड़ देता है, तो ए और बी जो है 12 दिन में कितना काम कर लेगा, यहाँ पर निकाल देते हैं। ए और बी का कार्य क्षमता है 3, 5, 3, 5, 8 हो गया, 12 दिन करता है तो 12 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 12, 8, 96। ठीक है, 96 यूनिट काम कर लिया है ये। तो उसके बाद काम छोड़ देता है, उसके बाद सी करता है, तो इसमें माइनस करते हैं 4 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा 144। सी का कार्य क्षमता कितना है देखिए 8 है। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो सी का समय निकल जाएगा, तो 8 से कटाएंगे 18 बार में, तो 18 दिन लगेगा सी को इस काम को करने में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 10 और 22 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। ठीक है, 10 के बाद अभाज्य संख्या 11 है, उसके बाद 13 है, ठीक है, उसके बाद 17 है, और फिर 19 होगा, उसके बाद 22
तक कोई अभाज्य संख्या नहीं है। इन चारों का माध्य निकालना है तो चारों को जोड़ेंगे। कितना हो रहा है? 1 3 4 7 11 9 20 बचा 2, 1 3 1 4 1 5 1 6 60 हो रहा है। टोटल नंबर है 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना? 15। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। इसको सरल करना है कि भाग है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कोष्टक है, फिर इधर भी कोष्टक है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 8 से इसको कटा देते हैं 9 बार में। इधर कितना हो गया? 9 चौके 36, ये हो गया 36 और प्लस 9 करना तो 36 9 45। अब इस तरफ आइए, ये देखिए कितना और 9 7 नंबर 63, ठीक है, और इधर 24, ये 24 हो गया, ये 63 हो गया और ये 3 है तो 63 3 66, 66 4 70 20 90, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो गया? 90। अब 45 से 90 को भाग देना, यहाँ पर भाग है तो ये आ जाएगा कितना? 2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा मान लीजिए n वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे इन सब नंबर से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है और n 271 से विभाज्य है। n के अंकों का योग क्या है? तो वो नंबर जो होगा वो क्या होगा? इन सब का एलसीएम और +1। ये जो शेषफल 1 प्राप्त करना है इसके लिए +1 करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन सब का एलसीएम निकालते हैं। तो मान लेते हैं सबसे बड़ी नंबर जो है 42, ये इसका एलसीएम है। उसके बाद हम लोग नीचे आते जाएंगे। देखिए 40 का 42 में क्या है? 2 है, ठीक है, 2 है। उसके बाद 20 बचा हुआ है, 40 को 2 भाग में तोड़ेंगे, 2 गुना 20, 2 ऑलरेडी इसमें है, बचा 20, तो 20 से यहाँ पर गुना कर देंगे। उसके बाद 35 का देखिए 7 इसमें है और 5 इसमें है, तो 35 पूरा का पूरा इसमें है। उसके बाद 25 में आइए, 25 का देखिए 5 है 20 में और एक 5 बचा हुआ, तो उस 5 से यहाँ पर गुना कर देंगे, ठीक है। अब 15 में आइए, 15 का देखिए 5 भी है और 3 इसमें है, तो टोटल ये हो गया इसका एलसीएम। तो इसको गुना करते हैं, ये कितना होगा? 5 दूना 10 यानी 100 हुआ 42, तो इधर हो गया 4200, 4200 एलसीएम आया। तो वो जो नंबर होगा वो क्या होगा? 4200 + 1 होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि वो नंबर 271 से विभाज्य भी है। तो ये जब 271 से विभाज्य है तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 4200 के +1 बटा 271। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? 271 से यहाँ पर के का कोई वैल्यू रखते हैं, कोई भी वैल्यू 2 3 एक एक करके रखते हैं और चेक करते हैं क्या ये 271 से कट रहा है। इस वैल्यू पे ये 271 से कट जाएगा पूरा, के का वही मान होगा और के इसमें रख करके पूरा कैलकुलेट करके वो नंबर हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जैसे 4200 के है तो 4200 के को यहाँ से डिवाइड करिए 271 से, तो ये 15 बार में कट जाएगा, ठीक है, 15 बार में कटेगा और बच जाएगा 135। तो 15 बार में जो कटेगा वो कितना होगा? यहाँ पर 4065, यानी 4065 के अलग कर देते हैं प्लस 135 के अलग कर देते हैं प्लस 1, ये जो शेष है वो इसमें है ही, और नीचे 271 आएगा। देखिए 271 से ये 4065 के ये 15 बार में तो कट ही जाएगा, बच जाएगा हमारे पास ये। अब यहाँ पर हम लोग के का कोई वैल्यू रखेंगे जो कि 271 से कट जाएगा। तो के का वैल्यू जब 2 रखेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 135 गुना 270 और प्लस 1, ये हो जाएगा 271, जो कि 271 से कटता है। यानी कहने का मतलब है कि के का वैल्यू क्या आया है? निकल के 2 आया है। अब यही 2 वैल्यू इसमें रखेंगे और वो हमारा नंबर होगा। तो ये हो जाएगा 4200 गुना 2 प्लस 1, तो 42 दूना 8401 इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर n के अंकों का योग पूछ रहा है तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 8 8 4 12, 12 1 13, 13 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। रविश ने एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है, जबकि सोमा जो पुस्तक पढ़ रही है उसने उस पुस्तक का केवल 5/8 भाग पढ़ा है। हालांकि उनमें से प्रत्येक को अपनी अपनी पुस्तकों के 120 पृष्ठ पढ़ने अभी शेष हैं। सोमा ने रविश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा है? देखिए रविश है, ठीक है, ये रविश जो है ये 4/5 भाग पढ़ा है, लेकिन अभी शेष कितना है? दोनों का पुस्तक का भी 120 पेज शेष है। तो रविश जब 4/5 पढ़ लिया तो बचा कितना? 1/5 शेष बचा है, ठीक है, 1/5 अभी बचा हुआ है और बचा कितना है? 120। तो टोटल जो पुस्तक का पेज होगा वो कितना होगा? 120 को ये 1/5 से डिवाइड करेंगे तो 1 नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 600। ये रविश का हो गया। अब इसी तरह से इसका निकालते हैं सोमा का, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, अभी इसका 120 बचा है लेकिन वो 5/8 भाग पढ़ा है, तो बचा कितना? 3/8।
तो इससे इसको डिवाइड करेंगे 3/8 से, तो 3 नीचे रहेगा, 8 ऊपर चला जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 40, 40 गुना 8 करेंगे तो 320 इसका पूरा पुस्तक का पेज निकल कर आएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा है। अब यहाँ पर रवीश का जो पढ़ा हुआ हिस्सा वो निकलना होगा। टोटल पेज है इसके बुक में 600 और 4/5 पढ़ा है, तो 5 से इसको कटाएंगे 120 बार में, 120 गुना 4 करेंगे 480 आएगा। उसी तरह से 320 का 5/8 भाग पड़ा है, तो इसका निकालते हैं 8 से 40 बार में, 40 गुना 5 200। ठीक है, तो इसका हिस्सा पूछ रहा है, तो सोमा पड़ा है 200 और ये रवीश का कितना है 480, तो ये कितना भाग है, कटाते हैं इसको 4 से 5 बार में, 4 से 12 बार में, तो ये आया 5/12, जो कि इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना है। देखिए कोष्टक है, बड़ी कोष्टक यहाँ से यहाँ तक और छोटी कोष्टक ये है, तो पहले इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये कितना होगा, 2 चौके 8 1 9/2 हुआ, ये माइनस है 3 तिया 9 1 10/3। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पर 6 आएगा, इधर 27 होगा, इधर 20 होगा, तो ये आ जाएगा 7/6। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना आया 7/6। अब गुना 1/3 भी है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं 1/3 से गुना करते हैं, तो ये आ जाएगा 7/18। ठीक है, यानी ये वैल्यू आ गया 7/18। और यहाँ देखिए 3 दूना 6, 6 2 8, 8/3 हो रहा है। 8/3 में अब ये 7/18, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू वो माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एलसीएम 18 आया, 48, ठीक है, 48 माइनस 7, ये आ जाएगा 41/18। ये पूरा कोष्टक का वैल्यू कितना आ गया 41/18। अब यहाँ भाग है, इसको क्या कर सकते हैं, 3 चौके 12 1 13/3 हुआ, ये भाग है तो गुना में लेंगे और इसको उल्टा लेंगे, यानी 18/41 कर लेंगे। 3 से इसको कटाएंगे 6 बार में, 13 गुना 6 ये 78/41 होगा, और इसको तोड़ देते हैं, 41 1 41 बचा 37/41। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यदि साइन थीटा 4/5 है और थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा होता है P/H, यानी पी एच है, बी निकालना है, तो बी क्या हो जाएगा, देखिए 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो बी हो गया 3। अब यहाँ पर वैल्यू रखना है सिर्फ, तो 3 tan थीटा है, तो 3 गुना tan का मान क्या होता है P/B, पी है 4 और बी है 3, माइनस 5 कॉस का है B/H, तो बी है यहाँ पर 3 और एच है कितना 5। ठीक है, उसके बाद 3 सेक, 3 सेक होता है क्या H/B, एच है 5 और बी कितना है 3। ठीक है, माइनस है, माइनस के बाद 4 है, 4 देंगे, कॉट कितना होता है B/P, तो बी है यहाँ पर 3 और पी है 4, तो 4 देंगे। अब सबको कटाना है, 3 3 भी कट जाएगा, 5 5, यहाँ से 4 4, यहाँ से 3 3, तो 4 माइनस 1, ये 4 माइनस 3 बचा 1, नीचे 5 माइनस 3 बचा 2, 1/2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कोष्टक है, तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितना हुआ 12 दूना 24 और भागा है उसके बाद 6 है, यानी 6/24, तो 6/24 कितना हो जाएगा 1/4, यानी ये हो गया 1/4। उसके बाद प्लस है 8 है, ठीक है, माइनस है, उसके बाद ये वैल्यू कितना होगा 3 माइनस 5, ये -2 हुआ, ठीक है, ये -2, फिर 4 से गुना करेंगे तो -8 होगा। अब यहाँ से ब्रैकेट जब हटाएंगे तो 8 से 8 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 1। ठीक है, माइनस है तो माइनस भी आएगा, -1 आया है। आगे देखिए माइनस है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 12 13 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 13 यहाँ तक आया है। और यहाँ पर देखिए 1/4 था, यहाँ पर 8 है, तो ये कितना हो जाएगा -8 करना है प्लस 1/4, और यहाँ पर आया है 13, तो 13 में 8 घटा दीजिए, 5 बच जाएगा, 5 प्लस 1/4, 4 पंजे 20 21/4 इसका आंसर होगा। ठीक है, ऊपर वाला का। अब नीचे वाला भी इसी तरह से करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना होगा 6 दूना 12 हुआ, 12 से 12 काट देंगे तो बचेगा यहाँ पर 1। अब यहाँ आइए, 15 नमा 135 हो रहा है, इधर 120 हो रहा है, यानी कि ऊपर 135 नीचे 12 दाही 120, 15 नमा 35, 15 अट्ठा 120, यानी कि 9/8 यहाँ पर आया है ये। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 9/8 माइनस 1 करना है, तो ये कितना हो जाएगा 9/8 माइनस 1, तो ये 8 एलसीएम आएगा, 9 माइनस 8 करेंगे तो 1/8 आएगा। ठीक है, अब ऊपर 21/4 है और नीचे 1/8 है, 1/8,
तो 4 से इसको कटाएंगे 2 बार में, 2 ऊपर जाएगा 21 में गुना होगा, यानी 21/2, ये हो जाएगा 42। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 12, 16 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने एक साथ 4 दिन तक काम किया, फिर सी काम छोड़कर चला गया, जिसके स्थान पर ए आ गया। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए, ए है, बी है और सी है। 12, 16 और 24 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम 48 आएगा। ये हो गया टोटल वर्क, 12 चौके 48, 16 तिया 48, 24 दूना 48। ठीक है। बी और सी ने एक साथ 4 दिन तक काम किया, तो बी और सी जो है 4 दिन में कितना काम करेगा? 4 गुना, और इसका एफिशिएंसी कितना है? 3, 2, 5, 5 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 20। ठीक है। उसके बाद फिर सी काम छोड़कर चला गया। अब काम कितना बचा? देखिए, 48 में 20 काम हो गया, तो बचा कितना? 28। अब 28 काम कौन करेगा? अब सी चला गया, उसके स्थान पर ए आया, बी तो है ही। अब जो काम होगा वो होगा ए और बी द्वारा। तो ए और बी कितना काम करेगा? 4 और 3, 7। तो 7 से शेष काम जो 28 था उसको डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 4 दिन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 7/8 से चलता है, तो अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए। देखिए, चाल इसका क्या हो गया है? 8 से 7 हुआ है, तो समय इसका हो जाएगा 7 से 8। कितना बढ़ा है? 1 यूनिट। लेकिन यहाँ पर मिनट में कितना बढ़ा है? 20 मिनट। तो 1 का 20 है, तो सामान्य समय पूछ रहा है, तो सामान्य कौन सा है? 7 है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे। ये 20 गुना है, तो इधर भी 20 गुना करेंगे, तो 20 सतह 140 मिनट इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इसको सरल करना है, अपने से कर लीजिए, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं। 8 पेन को 75 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 372 में कितने पेन बेचने चाहिए? देखिए, 8 रुपया, 8 पेन का मूल्य है कितना? 75। तो एक कलम का कितना होगा? 75/8। ये हो गया विक्रय मूल्य। अब इस मूल्य पर बेचने पर उसको कितना हानि होता है? 25%। तो मिलता कितना है? 75% ही मिलता है, यानी ये वैल्यू जो है ये 75% का वैल्यू है। ठीक है। अब यहाँ पर चाहिए इसको क्या? 24% का लाभ, तो बिकेगा कितना में? 124% में। तो यहाँ पर 124 से गुना भी कर देंगे हम लोग। ठीक है। तो 75 75 कट जाएगा, परसेंटेज ऊपर नीचे है तो ये कट ही जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 124/8। इतना इसका अब सेलिंग प्राइस होना चाहिए जब उसको 24% लाभ प्राप्त करना है। लेकिन ये जो है 372 में पूछ रहा है कि कितना बेचेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 372 टोटल रुपया, और प्रत्येक पेन का विक्रय मूल्य कितना है? 124/8। तो 8 ऊपर ही चला जाएगा, तो इससे मतलब डिवाइड किए थे। इसको कटाते हैं 3 बार में, 3 अठा 24, 24 रुपया इस सवाल का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यदि 8 अंकीय संख्या ये है, 11 से विभाजित तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर विषम स्थान पर क्या हो रहा है? जोड़ के 4, 4 9 13, 13 1 14, 14 5 19, और सम स्थान पर ए है 3, 3 6 9, 9 2 11, यानी 11 प्लस ए हो रहा है। तो 11 से विभाज्य बनाना है, तो दोनों का अंतर 0 होना चाहिए, या नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर जब ए का हम लोग वैल्यू रख देंगे 8, तो यहाँ पर 11 8 19 बन जाएगा, इधर भी 19, तो दोनों का अंतर 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। यदि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये दूरी कवर करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो के का मान क्या होगा? तो औसत चाल निकालने के लिए क्या करते हैं? कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो रहा है? जोड़ के इन तीनों को जोड़िए, तो 250 और 50, 300 और 120, तो हो गया 420। अब कुल समय निकालिए। कुल समय देखिए, पहला दूरी है जो 250 किलोमीटर, उसको 50 किलोमीटर से कवर किया, तो 250 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 घंटा। तो पहला समय 5 घंटा हो गया, प्लस दूसरा कितना है? 120 है, लेकिन यहाँ स्पीड क्या है? के में है, तो 120/के ही यहाँ पर लिखेंगे। और तीसरा समय कितना आएगा? तीसरा है, दूरी है 50 किलोमीटर और समय है इसका स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो डिवाइड करेंगे तो 2 घंटा आएगा, यहाँ पर 2 देंगे। ये एवरेज स्पीड हो गया, लेकिन एवरेज स्पीड दिया कितना है? 42, तो इसको 42 के बराबर करेंगे। ठीक है। तो 42 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो यहाँ पर 10 रहा, उधर जाके क्या हो गया? 5 2 7 प्लस 120/के, तो 7 इस तरफ लाएंगे तो बचेगा 3। ठीक है।
बराबर 120/k। तो 3 से इसको कटा दीजिए 40 बार में, तो k का क्या आ गया वैल्यू 40। तो यही पूछ रहा था k का मान, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक आयत का विकर्ण 53 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक आयत बनाते हैं पहले। इसका जो विकर्ण है वो कितना है, 53 है, 53। तो एक ट्रिपलेट होता है 28, 45 और 53। वही ट्रिपलेट यहाँ पर यूज हुआ है। यहाँ पर ये समकोण है, तो हम लोग चेक करेंगे क्या ये जो क्षेत्रफल है 1260 ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये विकर्ण हो गया 53, तो 28 और 45 बचा, तो 28 आ जाएगा चौड़ाई में और 45 आ जाएगा लंबाई में। अब 28 45 को गुना करके देखिए 1260 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 28 पंचे 140, 28 चौके 112। ठीक है, तो ये हो रहा है 1260। 1260 हो रहा है, तो यानी कि ये जो भुजा है इसका यही है, 45 और 28। तो ये ट्रिपलेट से हो गया। तो यहाँ परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये है 28 प्लस 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 146, ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया ट्रिपलेट से। अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसको अलजेब्रा से करना होगा। देखिए इस तरह से, आयत का विकर्ण है 53, ये मान लेते हैं एल है और ये है बी। तो यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 53 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद क्षेत्रफल है 1260, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एल बी बराबर 1260। ये आ गया। अब यहाँ पर एल प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LV। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ से जो मान है वो देंगे और 2 देंगे, उसके बाद एल बी का वैल्यू ये 1260 देंगे। कैलकुलेट करके हम लोग एल प्लस बी निकाल लेंगे। फिर परिमाप पूछ रहा है तो इसका 2 गुना कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रीतिका ने निधि को 25% वार्षिक ब्याज दर पर 64,000 एक वर्ष के लिए उधार दिए, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, रेट है पर ईयर 25%। ब्याज मास कैलकुलेट हो रहा है अर्धवार्षिक, तो आधा महीना यानी कि एक अर्धवार्षिक में 6 महीना में कितना ब्याज मिलेगा इसको, 25/2 यानी कि 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। यानी यहाँ जो पी और ए का रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 8 से 9 एक छमाही में। लेकिन यहाँ एक वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, तो एक वर्ष में 2 छमाही होता, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यह आ जाएगा 64:81। अंतर कितना आ रहा है, 17 का। यही 17 यूनिट इसका ब्याज है। ठीक है, मूलधन दिया हुआ 64,000, जबकि यहाँ मूलधन कितना है 64 है, तो इसी का वैल्यू है 64,000। सीधा सीधा 1,000 गुना है, तो ये ब्याज भी 1,000 गुना हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 17,000। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या को 23/3 जोड़ने पर वह 25/6 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मान लेते हैं एक्स है, जिसमें 23/3 जोड़ने के बाद ये कितना हो जाता है, 25/6। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, -7/2। आगे बढ़ते हैं। उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 54 सेंटीमीटर और प्रत्येक भुजा की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। तो एक यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं जिसका आधार कितना है, 54 सेंटीमीटर, और प्रत्येक बराबर भुजा जो है ये दोनों बराबर है, तो ये है कितना, 45। ठीक है, दोनों तरफ। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए तो आधार है ही, लेकिन चाहिए क्या, ऊंचाई। तो ऊंचाई हम लोग यहाँ से निकालेंगे, तो ये हो गया समलंब। ठीक है, ये 90 डिग्री पर है। तो देखिए ये 45 है, ये पूरा का 54 है, तो ये आधा कितना बचेगा, 27। यहाँ से यहाँ तक का 27। तो ऊंचाई निकालना है ये, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पाइथागोरस लगा देंगे। तो देखिए ये 9 × 3 है, ये कितना है, 9 × 5 है। तो 3 5 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 9 × 4 होना चाहिए। ठीक है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, और 3 4 5 ट्रिपलेट में 9 9 से गुना करके यहाँ पर बनाया गया है डेटा। तो ये आ जाएगा कितना, 36 एच का वैल्यू। तो क्षेत्रफल निकालना, तो 1/2 गुना आधार है 54 और ऊंचाई कितना आया है यहाँ पर 36। तो इसको कटा देते हैं 18 बार में, तो 18 पंचानबे 900 और 72, ये 972 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। शुभम ने वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त किए, परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 345
600 पर कितना परसेंट है निकालना है, तो 100% से यहाँ पर गुना करेंगे, 0 काट देते हैं, 6×5 = 30 और 6×7 = 42, 6×5 = 30, यानी 57.5% इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें क्या पूछ रहा है, दोनों कंपनियों द्वारा कुल मिलाकर वेतन पर किया गया व्यय और उनके द्वारा कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया व्यय से लगभग कितने प्रतिशत के बराबर था। तो दोनों के द्वारा वेतन पर कितना खर्च हुआ देखते हैं, सैलरी पर ये है, ठीक है, ये दोनों को जोड़ते हैं, तो राउंड फिगर में जोड़ लेते हैं, 4 5 9, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो 4 5 9,000 हुआ, यानी कि 9 लिखेंगे, इसको 9,000 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर उसके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, ये है, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 7,000 ही है, 5,000, तो 7 5 12,000, तो 12,000 का ये 9,000 कितना परसेंट है, तो यहाँ पर लगभग 75% निकल कर आएगा, ठीक है। कितना हो रहा है, 3 3 9 3 4 12, तो 3/4 कितना होगा, 75%, तो इसके नज़दीक कौन सा ऑप्शन है, 76%, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब कुछ सवाल हिंदी में नहीं था, इसको अंग्रेजी में लिए हैं, इसको सॉल्व करके आपको कोई हिंदी बता देंगे हम। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक स्फेयर हैज़ ए रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर, यानी एक गोला का त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर लिख देते हैं, गोला का जो त्रिज्या यानी रेडियस है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। ए सॉलिड सिलेंडर हैज़ ए बेस रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर, और एक बेलन है और इसका जो रेडियस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और इसका हाइट यानी ऊंचाई जो है h है, ऊंचाई को h लिखते हैं। इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज हाफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर देन द फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी यहाँ कह रहा है कि जो बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो गोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, तो यहाँ पर बेलन का ऊंचाई क्या होगा, ये यहाँ पर कह रहा है। तो यहाँ पर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, यानी कि r कितना है, यहाँ पर देखिए 4 है, तो 4 × r+h होता है, तो r है 4 प्लस h को h ही लिखेंगे। ये गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी 4πr², तो 8 का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, 8 × 8 करके, ठीक है, ये पाई है, इसका आधा है, तो इन दोनों को बराबर कर दिए, यहाँ से h का वैल्यू निकालना है, तो पाई पाई कट जाएगा, ठीक है, 4 4 भी काट देते हैं, यहाँ से 2 से 4 बार में कटाएंगे, 2 से फिर इसको 2 बार में, तो ये 16 आया, 4 को इस तरफ लाएंगे तो h बराबर हो जाएगा 16 - 4, यानी कि 12 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर रिस्पेक्टिवली 18 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। एक इस तरह से समलंब चतुर्भुज है, यहाँ पर कह रहा है इसका जो ये समांतर भुजा है उसका क्या लंबाई है, 18 और 15, यानी ये 15 है, ये 18, और इसके बीच का जो दूरी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वो क्या होता है, 1/2 गुना ऊंचाई, ऊंचाई है 12 गुना समांतर भुजाओं का योग, यानी 18 15 33, 2 से कटाएंगे 6 बार में, 6 18 6 18 19, 198 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर, यानी एक गोला में एक बेलन बना हुआ है, तो यहाँ पर एक गोला बना लिए, उसमें एक बेलन हम लोग यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से। और आगे कह रहा है कि द रेडियस ऑफ स्फेयर इज 5/6 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी अगर ये सिलेंडर का यानी ये बेलन है, बेलन का ऊंचाई जब 6 यूनिट हम लोग मानेंगे, ये नीचे वाला 6, तो ये गोला का त्रिज्या कितना होगा, वो हो जाएगा 5, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है 5/6। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, यानी कि बेलन का आयतन और गोला के आयतन का अनुपात यहाँ पर पूछ रहा है। तो गोला का आयतन तो निकल जाएगा, सिर्फ उसमें रेडियस चाहिए, बेलन में क्या चाहिए, आर और एच दोनों चाहिए, तो एच है, आर निकालना होगा, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं। ये गोला का केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, तो ये गोला का क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, जो कि 5 दिया हुआ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जब मिलाएंगे तो वो क्या होगा, ये बेलन का ऊंचाई का आधा होगा। तो पूरा ऊंचाई कितना है बेलन का, यहाँ देखिए बेलन का ऊंचाई 6 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। अब यहाँ से जब मिलाएंगे तो ये बेलन का त्रिज्या होगा, ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 है 5 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है,
तो इसका ट्रिपलेट यहाँ पर लगेगा 3 4 5 का, तो ये आ गया 4। ये बेलन का त्रिज्या है 4। अब आयतन का अनुपात पूछ रहा है तो निकाल देते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है 4, तो 4 गुना 4 और एच है 6। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई गुना आर का क्यूब, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ से पाई पाई कटेगा, 4 से 4 कटा देते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा, 6 चौके 24 या 72 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 125। तो 172 अनुपात 125 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 10 लेस देन ए गिवन नंबर के, 10 मोर देन द गिवन नंबर के एंड 38 मोर देन द गिवन नंबर के आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी वितत अनुपात। फाइंड द गिवन नंबर के। देखिए एक नंबर है के, तो पहला जो नंबर होगा वो क्या होगा, के से 10 कम है, यानी कि के माइनस 10 होगा। दूसरा नंबर क्या होगा, 10 मोर देन है, यानी के से 10 अधिक है, यानी के प्लस 10 होगा। और तीसरा नंबर क्या होगा, 38 अधिक होगा, यानी के प्लस 38। यहाँ पर कह रहा है 38 मोर देन द गिवन नंबर के, यानी के से 38 अधिक, के प्लस 38 हो जाएगा। ये जो तीनों नंबर है ये क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। यानी कहने का मतलब है जब ए बी सी मान लेते हैं कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो क्या हो जाएगा, जो ए और बी का अनुपात होगा वही अनुपात बी और सी का होगा। ठीक है, तो ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे इस तरह से रख के इसको, तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा के माइनस 10, नीचे आ जाएगा के प्लस 10, और ऊपर आ जाएगा फिर से के प्लस 10, और यहाँ नीचे आ जाएगा के प्लस 38। इसको कैलकुलेट करना है तो ये कठिन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ऑप्शन का सहारा लेंगे। मान लेते हैं के का वैल्यू यहाँ पर पहला ऑप्शन रखेंगे, दूसरा रखेंगे। आप लोग उस तरह से सवाल जब एग्जाम में आएगा तो रख के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं जो आंसर है इसका। तो 60 अगर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 माइनस 50, ये 60 माइनस 10 ये हो जाएगा 50। ठीक है, अगर 60 यहाँ पर रखेंगे तो 60 10 कितना हो जाएगा 70, और यहाँ पर जब रखेंगे तो 60 30 90 और 8 98 हो जाएगा। तो इन दोनों का क्या रेशियो बन रहा है, देखिए 0 0 कटेगा तो 5:7 बन रहा है। क्या यही 5:7 इन दोनों में बन रहा है क्या, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए अगर कटाएंगे तो 14 पंचे 70, 14 7 98, तो यहाँ भी 5:7 बन रहा है। इसका मतलब ये जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ, ये चारों का क्या निकालना है, अंकगणितीय माध्य। तो सबको जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो रहा है, 7 5 12 5 17 3 20 बचा 2 2 4 6 10 8 18 3 21, 210/4, नहीं 4 पंजे 20 और 2.5 आ गया, यानी कि 52.5 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द मोड ऑफ द मोड एंड द मीन ऑफ ए ग्रुप डाटा आर, ये 27.5 और 28.5 है। फाइंड द मीडियन, करेक्ट 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल यूजिंग इंपायरिकल रिलेशन। ठीक है, तो वो हम लोग कई बार पहले कर चुके हैं। ये होता है इंपायरिकल रिलेशन, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना माध्य। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुलक कितना है, मोड है, मोड मीन्स बहुलक होता है, बहुलक है 27.5, तो यहाँ पर दे देंगे 27.5 बराबर 3 गुना माध्य का। तो माध्य का निकालना ही है तो इसको ऐसे रहने देते हैं, माइनस 2 गुना माध्य, माध्य कितना है यहाँ देखिए 28.5, तो यहाँ पर दे देंगे 28.5। तो 28 दूना 56 1 57, ये वैल्यू 57 है, इस तरफ आएगा तो जुट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 27.5 प्लस 28 दूना 56 1 57, और ये 3 जो है गुना में इस तरफ लाएंगे, भागा में हो जाएगा, उधर बच जाएगा माध्य का। ठीक है, तो दोनों को जोड़ते हैं, कितना हो रहा है 57 7 64 20 84.5/3, तो डिवाइड करते हैं, 28 या 84 होता है 3 1 3 3 6 18, यानी कि 1 6 आ रहा है, तो इसको हम लोग एक साथ मान सकते हैं, तो 28.17 इसका सही आंसर है।